हेलो बच्चों, मैं उपेंद्र कुमार, साइंस टीचर GM+2 हाई स्कूल रामगढ़। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का जो एक चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। चलिए, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि जो परिवर्तन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। तो जो भौतिक परिवर्तन है उसको में क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या है, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन मैं थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूँ। देखिए, भौतिक परिवर्तन क्या है, तो भौतिक परिवर्तन हम लोग वैसे परिवर्तन को बोलते हैं जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, और रासायनिक परिवर्तन हम लोग वैसे परिवर्तन को बोलते हैं जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। हमारे आसपास बहुत सारे परिवर्तन होता है, उसमें दोनों तरह के परिवर्तन होते रहते हैं, भौतिक भी और रासायनिक भी परिवर्तन होते रहते हैं। तो हमेशा एक ही याद रखिएगा कि इसमें क्या होगा, भौतिक परिवर्तन में, कि आपको याद रखना है इसमें हम लोगों का नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, और इसमें रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं कि जैसे कागज़ ले लेते हैं, अगर उसको आप मोड़ते हैं, फोल्ड करते हैं, तो उसका साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन वो कागज़ ही रहेगा, तो उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग बोलते हैं जैसे कि कागज़ को जला देते हैं, कागज़ का जलना, जब कागज़ को जलाते हैं तो जब उसको जलाते तो उसमें क्या होता है कि राख मिलता है हम लोगों को और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो वहाँ पे क्या हुआ, नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसलिए कागज़ का जलना जो होता है वो क्या होता है, हम लोगों का रासायनिक परिवर्तन है, और जैसे उसको मोड़ रहे थे तो क्या हम लोगों का भौतिक परिवर्तन है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया एक तरह का रासायनिक परिवर्तन ही है, मतलब रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक मतलब याद रखना है हम लोगों को बच्चों कि वैसे परिवर्तन जहाँ पे नए पदार्थ बनेंगे जो क्या कहलाता है हम लोग को, रासायनिक अभिक्रिया ही है, इसलिए बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो इसकी जो परिभाषा होती है, रासायनिक परिभाषा की, रासायनिक अभिक्रिया की जो परिभाषा होती है उसमें हम लोग ध्यान देंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जब कोई पदार्थ या तो वो अकेले या तो किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तब वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, हम लोगों का रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया में याद रखेंगे कि कोई भी पदार्थ, हमेशा याद रखेंगे कोई भी पदार्थ क्या करेगा, अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर वो क्या करेगा, हम लोगों का वहाँ एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा। रासायनिक अभिक्रिया को और थोड़े अच्छे ढंग से हम लोग समझने के लिए बच्चों एक हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्रियाकलाप देखते हैं जो हम लोगों का NCERT बुक में दिया हुआ है। उस क्रियाकलाप में हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोग देखिए पहला जो क्रियाकलाप देखते हैं कि एक मैग्नीशियम रिबन लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन लगभग 2 सेंटीमीटर का लेते हैं लंबाई का। उसको क्या करते हैं, सबसे पहले रगड़ कर साफ़ कर लेते हैं रेगमल से रगड़ के पहले क्या करते हैं, उसको साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद क्या कीजिए, उसको स्पिट लैम्प की सहायता से या बर्नर में क्या करते हैं, उसको जब हम लोग जलाते हैं तो क्या करते हैं कि वो जलता है श्वेत लौ के साथ, है ना, और अब क्या करता है, यहाँ हम लोग को चूर्ण प्राप्त होता है। अब वो जो चूर्ण होता है वो क्या होता है, हम लोग बोलते हैं वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। मीन्स इस क्रियाकलाप में हुआ क्या कि मैग्नीशियम का दहन होता है। दहन का करने मतलब वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, तो क्या बना देता है हम लोग का, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, यहाँ पे दहन हुआ। दूसरा क्रियाकलाप हम लोगों को दिया हुआ है बच्चों, NCERT बुक में दिया हुआ है कि हम लोग क्या लेते हैं, एक कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं। कॉनिकल फ्लास्क जब हम लोग एक लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले कॉनिकल फ्लास्क में हम लोग जिंक के कुछ दाने रखते हैं, छोटे टुकड़े रखते हैं, जिंक रख देते हैं। उसमें क्या मिलाते हैं हम लोग, तनु H2SO4। तनु H2SO4 बच्चों, H2SO4 जो है एक अम्ल है। आप H2SO4 के जगह पे सल्फ्यूरिक अम्ल के जगह पे HCl भी ले सकते हैं, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी लिया जा सकता है, लेकिन वो तनु होना चाहिए, है ना। अब जब इसमें हम लोग मिलाते हैं तो हम लोगों को क्या नज़र आता है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या होता है, निकलता है, या हाइड्रोजन गैस का निकास होता है। मतलब यहाँ पे गैस का निकास होता है। इसी चीज़ को अगर हम लोग बताएं कि जिंक जब अभिक्रिया करता है,
किसके साथ, H2SO4 के साथ वो तनु होगा। क्या बनाता है हम लोगों का, जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, निकास होता है। तो हम लोग इस, अब देखिए उसके बाद अगर हम लोग इस कोनिकल फ्लास्क को अगर छुएंगे भी तो हम लोग को एक गर्म महसूस होगा। मतलब जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है नए पदार्थ का निर्माण होता है। चलिए अब हम लोग बोलते हैं कि उसी तरह अगर हम लोग देखेंगे कि एक जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, जैसे यहाँ पे हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लिए, क्या लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट है। जब उसको गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो क्या होता है हम लोगों को, कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ से भी प्राप्त होता है। अब देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उसमें अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं। अभिकारक किसको बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। जैसे यहाँ पे बात करेंगे तो अभिकारक और वैसे पदार्थ या ऐसे पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। मतलब ये रिएक्टेंट हुआ, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अब देखिए जैसे हम लोग आते हैं कि इसमें ये दोनों क्या है, यहाँ पे अभिकारक हैं, अभिकारक हो गए, और ये क्या हो गया, उत्पाद हो गया। ये क्या हो गया, उत्पाद हो गया। देखिए अगर अभिकारक दो हैं या दो से ज़्यादा भी हैं तो उस सब के बीच में हम लोग क्या करते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं। और ये जो एरो का चिन्ह दिया हुआ, एरो से जो दाहिनी तरफ होगा वो उत्पाद होगा, एरो के जो बाएं तरफ होगा वो क्या होगा, हम लोग का अभिकारक होगा, और एरो के जो दाहिनी तरफ होगा वो क्या होगा, उत्पाद होगा। मतलब यहाँ पे अभिकारक कौन है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे उत्पाद कौन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। उसी तरह बच्चों अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, जो जिंक है और जो H2SO4 है, ये क्या हो गए, अभिकारक हो गए, और ये क्या होंगे, उत्पाद हो गए। अब देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्पाद की संख्या होगी या जो अभिकारक की संख्या होगी, अभिकारक की संख्या एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। उसी तरह उत्पाद की जो संख्या होगी वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं उत्पाद और अभिकारक की संख्या एक से ज़्यादा भी हो सकता है या एक भी हो सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पे जो लिए हैं, यहाँ पे वो अभिकारक कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट है, लेकिन यहाँ पे जो उत्पाद कौन कौन बना है, कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बना है, हाइड्रोजन बना है। इसलिए हमने अभिकारक और उत्पाद की परिभाषा लिखा है कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको अभिकारक बोला जाता है, और उत्पाद ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। मतलब ये रिएक्टेंट और ये क्या होता है, प्रोडक्ट कहलाता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण जैसे हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम रिबन का जलना, वहाँ पे क्या हो रहा है, नए पदार्थ बन रहे हैं। जब नए पदार्थ बन रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हम लोगों का एक रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। जैसे हम लोग जो सांस लेते हैं, श्वसन की जो क्रिया करते हैं, है ना, हम लोगों बॉडी में जो श्वसन की क्रिया होता है सजीवों में, वो भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया ही होता है वहाँ पे भी। जैसे भोजन का पचना, जब भी हम लोग भोजन खाते हैं, ठीक है, भोजन खाने के बाद क्या होता है, हम लोगों के शरीर के अंदर उसका क्या होता है, पाचन होता है। पाचन होता है तो भी एक तरह का क्या है, वहाँ पे भी वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया। इस तरह से हमारे जीवन में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएँ होते रहती है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया का, जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं उनका प्रेक्षण कैसे किया जाता है, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। तो हम लोग निम्नलिखित तरीकों से, है ना, ये कर सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। रासायनिक अभिक्रिया का प्रेक्षण, गैस का निकास। अगर कहीं पे दो पदार्थ एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके कुछ बना रहे हैं तो हो सकता है वहाँ गैस का निकास हो। दूसरा हम लोग बोलते हैं रंग में परिवर्तन हो सकता है, वहाँ रंग में परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, मतलब वो ठोस से द्रव, द्रव से गैस की ओर जा सकता है, मतलब अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। गैस में जैसे हाइड्रोजन गैस अभी यहाँ से निकल रहा था, हाइड्रोजन गैस का निकास हो रहा था, उसका रंग में परिवर्तन की बात करते हैं तो आप क्या कीजिए, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट होता है, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का एक विलयन लीजिए जो बैंगनी कलर का होता है। अब उस बैंगनी कलर में क्या कीजिए, आप नींबू को निचोड़ दीजिए, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो बैंगनी रंग क्या होगा, धीरे धीरे वो कम होने लगेगा, मतलब गायब होने लगेगा। तो उसका उदाहरण है। उसी तरह तापमान में परिवर्तन की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे अभिक्रियाएं होती हैं जहां तापमान में परिवर्तन हो जाता है। तापमान मतलब उष्मान उसमें निकलने लगता है या
ठीक है। तो या उष्मा का अवशोषण भी हो सकता है। तो हम लोग उसका उदाहरण जैसे लेते हैं कि कली चूना का लेते हैं। कली चूना को जब पानी में डालते हैं तो उसमें हम लोगों को क्या होगा कि वो वहाँ तापमान में परिवर्तन होता है। देखिए, तो इस अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, और ये दो जो क्रियाकलाप थे उसके बारे में हम लोगों ने जाना। इसके आगे बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, जो तत्व, जो पदार्थ भाग लेते हैं, है ना, जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, मतलब रासायनिक परिवर्तन को किस तरह से प्रदर्शित करते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन होते हैं या जो रासायनिक अभिक्रिया होते हैं उसमें जो भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको दो तरीके से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। एक होता है शब्द समीकरण की ओर से और दूसरा होता है रासायनिक समीकरण से। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो वो बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है।